गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम नॉर्मेलिटी पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मोलैरिटी के 2 लेक्चर पढ़ लिया और मोलैरिटी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपने अच्छे से पढ़ लिया है सब कुछ। नॉर्मेलिटी में हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी जो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोलैरिटी आपके सिलेबस में है, वो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, नॉर्मेलिटी में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, ये सब अगर आपको दिक्कत हो तो अभी तो मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ग्राम इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना सिखाऊंगा। वो आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। और नॉर्मेलिटी के बारे में जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ऊपर पढ़ना है, तो ये वाला लेक्चर आप देख लीजिए। नॉर्मेलिटी तो इसी में पढ़ोगे, वहाँ पर नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना सिखाऊंगा। तो ये देख लो, अगर दिक्कत आए तो ऊपर वाला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाला भी देख लेना। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भले ही आपके सीबीएसई के सिलेबस में ना हो, लेकिन जो हम इसमें आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वह मोलैरिटी का क्वेश्चन माना जाएगा, वो है ना। इसलिए हल्का फुल्का आइडिया हमारा होना चाहिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है ये। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला डेफिनेशन मैंने लिख दी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सारा खेल जो है वो इसका है, ग्राम इक्विवेलेंट्स का। ये समझ में नहीं आता है क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मोलैरिटी से मिलता जुलता है। मोलैरिटी में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर यही तो लिखते थे हम, अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स का दूर का रिश्तेदार ही क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। और ये आपस में किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, किसके बच्चों, किसके, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है, जैसे मोलैरिटी का होता था, नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बच्चों, सॉल्यूट के नंबर ऑफ। जैसे वहां पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने। अपॉन का साइन है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस बार लीटर की जगह पर किस में लिया, मिलीलीटर में, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं उसी से थोड़ा सा डिफरेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले जाते हैं। तो जैसे मोल्स को आपने समझा, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को समझिए। मोल्स इज अ नंबर, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर ही होता है, और मोल्स के जरिए ही निकाला जाता है। ये फॉर्मूले हैं इसके, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी हम सीखेंगे। अब इसमें कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ गया है ना, वॉल्यूम आ गया है, तो ये कैसी हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। दूसरा क्या होगा, यूनिट। यूनिट क्या होंगी, ऊपर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, तो जैसे मोल्स की यूनिट मोल ही होती है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट भी क्या होंगी बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ही होती हैं। समझ गए, इसको मोल से रिलेट करके देखो तो जल्दी समझ में आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन लीटर, और कैपिटल एन से भी इसको डिनोट किया जाता है ना। और क्या बताना था, हाँ, डेसीमोलर, सेमीमोलर, ये सारी चीज़ें। अगर आपसे कहा गया है नॉर्मल सोल्यूशन, आपके पास एक नॉर्मल सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी नॉर्मेलिटी बच्चों कितनी ले लेनी है, आपको 1 ले लेनी है। अगर आपसे कहा गया सेमी मोलर, सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल सोल्यूशन आपके पास है, तो बच्चों उसकी नॉर्मेलिटी कितनी ले लेनी है, आपको हाफ ले लेनी है। हाफ, यही तो बताया था। मोलैरिटी, मोलैलिटी सब में सेमी, डेसी तो सबके सेम ही होंगे ना। डेसी नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन लिखा हुआ, तो नॉर्मेलिटी बच्चों कितनी ले लेनी है, 1/10। ऐसी सेंटी नॉर्मल लिखा हुआ है तो डेंसिटी कितनी लेनी, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी लेनी, 1/100 लेनी। ये नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं।
तो बच्चों एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाला जाता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, याद करो, मास अपॉन मोलर मास। तो इसमें भी क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, लेकिन मोलर मास की जगह पर एक नया टर्म आ गया है, क्या आ गया है, ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। समझ गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ मोल से रिलेट करके देखो तो जल्दी समझ में आएगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने, मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मोलर मास को जब एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो सारा जो खेल है, सारा खेल नॉर्मेलिटी के पीछे किसका है बच्चों, एन फैक्टर का है ना। तो एन फैक्टर हम समझते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो एन फैक्टर अगर आप समझ जाओगे तो सारी नॉर्मेलिटी आपके लिए ईजी हो जाएगी। एन फैक्टर कैसे करते हैं बच्चों, फॉर एलिमेंट्स, याद रखना ग्राम इक्विवेलेंट मास की जो यूनिट है वो ग्राम ही होती, ठीक है। अगर हमें एसिड्स के लिए, ये वाला समझो, ये वाला हमारे यूज होगा फॉर एसिड्स। एसिड के लिए अगर निकालना हो तो एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन उसने रिलीज किए अपने सोल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 की अगर हम बात करें तो वो 2 H प्लस आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा, एक सल्फेट आयन देगा। तो इसके लिए एन फैक्टर बच्चों कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl क्या करेगा, एक H प्लस आयन देगा और एक Cl माइनस देगा। तो इसके लिए एन फैक्टर बच्चों कितना हो गया, 1 हो गया। तो कोई भी एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है उसके सोल्यूशन में, वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तीसरा, फॉर बेसिस। बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो बेस के लिए एन फैक्टर होता है बच्चों नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। कोई भी बेस कितने OH माइनस आयन निकाल रहा है अपने सोल्यूशन के अंदर। जैसे NaOH है, वो क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। कितने OH माइनस निकाल रहा है, एक, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम अलग हो जाएगा और 2 OH निगेटिव अलग हो जाएंगे। कितने OH निगेटिव निकले, 2, तो इसको निकाल दिया एन फैक्टर 2। तो एसिड्स की H प्लस आयन जो है इसकी बेसिसिटी कहलाती है, यानी एसिड के कितने H प्लस आयन निकले वो उसकी बेसिसिटी हो गया। तो यहाँ पर एन फैक्टर जो हो गया वो बेसिसिटी के बराबर हो गया। नंबर ऑफ H प्लस आयन्स को ही क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिसिटी बोलते हैं। बेसिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, याद रखना, उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ H प्लस आयन्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, कितने H प्लस आयन दे रहा है ना। तो एन फैक्टर हमें सीखना है, एन फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। सॉल्ट के कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। और क्योंकि सॉल्ट हमारे न्यूट्रल होते हैं तो जितना कैटायन पे चार्ज होगा उतना ही एनायन पे भी चार्ज होगा। तो हम इसको एनायन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन एनायन या फिर टोटल चार्ज और कैटायन, बात एक ही है। जैसे मैं सॉल्ट की बात करूँ Na2SO4, तो यहाँ पर सोडियम कितने बच्चों, 2 हैं और एक सोडियम पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज। तो यहाँ से n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि ये क्या है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। इस तरीके से हम एन फैक्टर निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी का जो सारा खेल है वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है बच्चों, एन फैक्टर पे। अगर आप एन फैक्टर निकालना सीख गए, और ये बच्चों मैं जो निकाल रहा हूँ एन फैक्टर, ये फॉर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन निकाल रहा हूँ, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होंगी कोई सी भी, तब उसके लिए हम निकाल रहे हैं, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए फिर एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में निकाला जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होता है। वो जब रिडॉक्स की अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो बता दूंगा, फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी 12th लेवल पे। 11th में जब हम रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, है ना। तो सॉल्ट्स में एन फैक्टर की वैल्यू निकालना सीख ली हमने। एन फैक्टर आप सब जगह सीख लो। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, नॉर्मेलिटी फॉर सॉल्विंग नॉर्मेलिटी क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, स्टेप 1, सबसे पहला काम होना चाहिए एन फैक्टर कैलकुलेट करना। उल्टा चलेंगे, यहाँ से चलेंगे।
सबसे पहला काम क्या होगा आपका, एन फैक्टर कैलकुलेट करना। आपको जो एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूट दे रखा होगा वो इनमें से किसी कैटेगरी में आ रहा होगा पक्का। तो अगर एसिड है तो H+ आयन देख लो, बेस है तो OH- आयन देख लो, सॉल्ट है तो चार्ज देख लो, एलिमेंट है तो वैलेंसी देख लो, है ना। सॉरी, इसको एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी नहीं होगा, ये एन फैक्टर होगा हमारा। एलिमेंट्स के लिए हमारा जो एन फैक्टर होगा वो होगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट होता है ना, ये याद रखना है आपको। तो इन्हीं में से किसी कैटेगरी में लाई करेगा आपका सॉल्यूट। सबसे पहले आपको एन फैक्टर उल्टा चलना है, नॉर्मेलिटी सबसे लास्ट में निकालनी है, सबसे पहले क्या निकालना है, एन फैक्टर। जैसे ही एन फैक्टर आपका निकल गया तो स्टेप 2 में बच्चों आप क्या निकाल देंगे, स्टेप 2 में आप क्या निकाल देंगे, एन फैक्टर की हेल्प से क्या निकाल देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास। आप क्या निकाल देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास लेंगे आप, जिसका भी अगर मान लीजिए किसी बेस का NaOH का आपको निकालना तो NaOH का मोलर मास लिखोगे, अपॉन उसके एन फैक्टर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास आया वो इस वाले स्टेप में आ जाओ, तब क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास और मास इन दोनों को डिवाइड करके क्या निकल जाएगा आपका, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है बच्चों हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं बच्चों, मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये अलग कर दिया मैंने, ये सॉल्ट्स के लिए, ये आप नोट कर लेना। तो बच्चों कभी भी आपको न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपको ये 3 स्टेप याद रखनी है। इसके बाद जो चौथी स्टेप आएगी ये वाला नोट कर लेना आप, फिर मैं 4th स्टेप लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जो चौथी स्टेप आएगी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे उसमें सीधे। स्टेप 4 में हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मेलिटी। काय से निकलेगा, इससे। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो जो हमारी नॉर्मेलिटी निकलेगी बच्चों वो 4 स्टेप में निकलेगी, जल्दी जल्दी। ये स्टेप अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना दिक्कत में आ जाओगे। एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर निकालते ही मोलर मास से एन फैक्टर को डिवाइड कर दोगे, मोलर मास को डिवाइड कर दोगे एन फैक्टर से, ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। फिर इससे स्टेप 3 में आओगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से फाइनली आप क्या निकाल देंगे, मोलैरिटी निकाल देंगे। ये नोट कीजिए, फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम नॉर्मेलिटी वाला। ये स्टेप आपको याद हो गई है, एन फैक्टर से शुरू करना है, फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, और फाइनली चौथे स्टेप में नॉर्मेलिटी हमारी निकलेगी। तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10.6 ग्राम, 10 पॉइंट लगा हुआ है, 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट व्हेन इट इज मिक्सड इन 250 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूट क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, है ना। इसका मोलर मास आप अगर निकालेंगे तो वो आएगा आपका 106 ग्राम पर मोल। अब आपको सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालनी ना बच्चों, तो सबसे पहले स्टेप 1, या पहले गिवन लिख लेते हैं, चलो गिवन लिख लो। वॉल्यूम दे रखा है बच्चों कितना, 250 ml। मास ऑफ सॉल्यूट बच्चों कितना दे रखा है, 10.6 ग्राम। और कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 में बच्चों क्या कैलकुलेट करते हैं हम, वहां से देख लो अगर याद नहीं आ रहा है। स्टेप 1 में एन फैक्टर। अब देखो Na2CO3 की बात चल रही है। Na2CO3 क्या है, एक सॉल्ट है। Na2CO3 क्या है, एक सॉल्ट है। तो इसके लिए एन फैक्टर बच्चों कितना होगा, चार्ज ऑन कैटायन। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन कैटायन, या कह लो चार्ज ऑन एनायन। तो आपको पता है कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, 2, और 2 सोडियम है, 2 सोडियम पे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज निकालते हैं ना, 2 ही आएगा। तो एन फैक्टर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। चलो स्टेप 2, एन फैक्टर निकाल दिया हमने। स्टेप 2, एन फैक्टर की हेल्प से बच्चों क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो स्टेप 2 में निकाल दो आप ग्राम इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालते हैं देखो, मोलर मास
और इसको किससे डिवाइड करते हैं बच्चों, n फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मोलर मास हमने अभी निकाला था, कहाँ है, 106 अपॉन n फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास है तो इसकी यूनिट भी क्या होंगी, ग्राम इक्विवेलेंट ही होंगी। चलो स्टेप 3 में क्या निकालते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते थे, गिवन मास इन ग्राम, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे ना, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स से रिलेट करके देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। इसमें बस मोलर मास की जगह पर क्या होता है, मास, मोलर मास की जगह पर ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है ना। मास बच्चों कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना गिवन है, मास ये गिवन है 10.6 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास ये आया 106 और 2 किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये 10 टाइम्स चला जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 2/10 यानी 1/5। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने, नंबर ऑफ मोल से कंपेयर करो, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल होती है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की यूनिट क्या होगी बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट्स ही होगी। लास्ट में हमें क्या करना है, स्टेप 4 पे आ जाना है। स्टेप 4 पे, स्टेप 1 2 3 कंप्लीट हो गया, अब स्टेप 4 पर आते हैं। स्टेप 4 क्या है बच्चों, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, अपॉन वॉल्यूम। बच्चों लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में, वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने निकल कर आए, 1/5। ये कितना दिया है, 250 इंटू 1000, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये आ गया 4/5, और जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे क्या लिख देंगे, कैपिटल M यानी नॉर्मल। इस तरीके से निकालते हैं, ईजी है। बस वो वाली ट्रिक हमारी याद रखो, स्टेप 1 में n फैक्टर निकालो, n फैक्टर शुरू करो, n फैक्टर से ग्राम इक्विवेलेंट मास, पहले मास निकालो, मास से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से लास्ट में क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नोट कर लीजिए, फिर मोलैरिटी वाले क्वेश्चन करते हैं जिससे नॉर्मेलिटी निकाली जाती है। तो बच्चों अब हमारा वो क्वेश्चन आ गया है, वो टॉपिक आ गया है जिसका हमें इंतजार था, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। यानी नॉर्मेलिटी देगा और मोलैरिटी पूछ लेगा, या मोलैरिटी देके नॉर्मेलिटी पूछ लेगा। मोलैरिटी आ गया आपके सिलेबस में, मोलैरिटी, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप कह भी नहीं सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं था, है ना। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से देखो, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक लाइन का फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है आपको, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये फॉर्मूला है, बॉक्स में करके रख लेंगे इसको। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, यानी मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, है ना। तो मोलैरिटी तो आपने पढ़ ही रखा है, n फैक्टर नॉर्मली पता होता है बच्चों को, आपको बता दिया मैंने क्या होता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, कैलकुलेट द normality, calculate the normality of 3.0 3 है molar aluminium sulfate solution Al2SO4 whole thrice solution। थोड़ा ध्यान से देखना, n फैक्टर निकालना है इसमें, सॉल्ट है ये, ठीक है। ये क्या है हमारा, सॉल्ट। नॉर्मेलिटी निकालनी है, गिवन क्या है बच्चों, मोलैरिटी। मोलैरिटी कितना दे रखा है, 3.0 मोलर, है ना। n फैक्टर निकालना है, n फैक्टर बच्चों क्या होता है, फॉर सॉल्ट, सॉल्ट है ना ही ये एसिड है ना ही बेस है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट के लिए n फैक्टर क्या होता है बच्चों, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। अगर कैटायन से समझ में नहीं आ रहा तो एनायन से निकाल दो बच्चों। तो एक एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज होता है, +3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, और 2 एल्यूमिनियम में तो कितना है, 6 है। या इधर से समझ लो, सल्फेट, एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2, कितने सल्फेट है, 3, तो 3 × 2 कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है। तो मोलैरिटी बच्चों दे रखी है आपको 3, n फैक्टर कितना है, 6, तो 6 3 × 18, और इसके आगे क्या लिख दोगे, नॉर्मल लिख दोगे।
नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है नॉर्मल, कैपिटल एन। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन ये ना पता होने की वजह से छोड़ के आ जाते हैं बच्चे और फ्री के नंबर कट जाते हैं। नोट कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग। इनकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी, सबकी मोलैरिटी दे रखी है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 0.1381 मोलर। वैल्यू पर मत जाना, घुमा फिरा के वैल्यू दे रखी होती है। फॉर्मूला हमारा वो आसान वाला ही है ना, CaOH होल ट्वाइस। ये एक बेस है, ये क्या है, एक बेस है, क्योंकि उसके पास OH ग्रुप है। तो एन फैक्टर बच्चों कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ OH माइनस आयन से निकालोगे। किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है ना। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितना दिया है, 0.1381, एन फैक्टर कितना आया, 2 आया। यहाँ से हमारी नॉर्मेलिटी जो भी निकल कर आएगी उसके आगे क्या लिख दोगे, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मेलिटी की यूनिट कैपिटल एन होती है। बी वाला पार्ट देख लो, ये जो है हमारा 0.521 मोलर H3PO4, ये क्या होता है बच्चों, एसिड होता है ना, एक एसिड है। तो इसके लिए जो एन फैक्टर आएगा वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने H प्लस आयन ये निकाल सकता है, 3 निकाल सकता है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। नॉर्मेलिटी निकालनी है, फॉर्मूला लगा दो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी बच्चों कितनी दे रखी है, 0.521, एन फैक्टर कितना है, 3 है। जो भी आएगा उसके आगे कैपिटल एन आपको लिख देना है। सी वाला पार्ट देखो, सी वाले पार्ट में सेमी मोलर दे रखा है, यानी मोलैरिटी बच्चों कितनी है, हाफ मोलर। सेमी मोलर का मतलब समझते हो ना, हाफ मोलर। अब NaHCO3 क्या है, NaHCO3 को एक सॉल्ट मान लो आप, एसिडिक सॉल्ट होता है वैसे, तो उसको सॉल्ट ही मान लो। तो एन फैक्टर बच्चों क्या होगा, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। तो बच्चों इसका कैटायन कौन है, Na प्लस है, और इसका एनायन कौन है, ये प्लस है और ये माइनस है, एनायन ये है। तो कैटायन पे +1 चार्ज है, एनायन पे -1 चार्ज है, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। मोलैरिटी बच्चों कितनी है, हाफ है, इंटू 1। जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा देंगे, कैपिटल एन लगा देंगे। नोट कर लीजिए, आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम इस नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे कर लेंगे, रिएक्शन वाले क्वेश्चन है ना। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट एन फैक्टर एंड नॉर्मेलिटी व्हेन इट इज डेसीमोलर H3PO4 सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है और एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, और दे के रखा है H3PO4 सोल्यूशन। H3PO4 सोल्यूशन दे रखा है, एसिड है ये क्या है, एक एसिड है। H3PO4 बच्चों क्या है, एक एसिड है। तो डेसीमोलर दे रखा है, डेसीमोलर सोल्यूशन बता चुका हूँ। डेसी का मतलब क्या होता है, 1/10। तो इसकी मोलैरिटी बच्चों क्या हो गई, 1/10 मोलर। अब जैसे ही एन फैक्टर पूछा उसने, सबसे पहले क्या पूछ रखा है उसने, एन फैक्टर। आपको एसिड दिखाई दे रहा है, एन फैक्टर फॉर एसिड्स, एसिड है ये। तो एसिड के लिए एन फैक्टर बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड। कितने आयन रिलीज करे किसने, एसिड। तो यहां पर देखते ही 3 H प्लस आयन देख रहे हैं, तो एकदम से जज्बाती मत हो जाना, जज्बाती हो गए, ऑन द मूव गिर पड़ोगे, आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां H3PO4 है और यही H3PO4 अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, Na2HPO4 में। पहले इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन, अभी 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है इसके पास, दिख रहा है 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। यानी इसने कितने हाइड्रोजन ट्रांसफर करे हैं, कितने हाइड्रोजन ट्रांसफर किए गए, ओनली 2 H प्लस आयंस आर ट्रांसफर्ड। कितने H प्लस आयन ट्रांसफर करे बच्चे, इसने H प्लस आयन 2 ही ट्रांसफर करे हैं, तो इसके N कितना आएगा, 2 आएगा। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में।
H3PO4 था, एक H तो इसने अपना बचा लिया, सिर्फ कितने H इसने ट्रांसफर करे, 2 H ट्रांसफर करे। आप इधर से भी अंदाजा लगा सकते हैं एसिड के टर्म्स में, नहीं तो बेस के टर्म्स में। देखो बच्चों, इसके कितने, एक NaOH कितने OH माइनस देता है, एक OH माइनस है। 2 NaOH कितने OH माइनस देंगे, 2 NaOH माइनस देंगे, 2 OH माइनस देंगे। तो यहाँ से एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2। एन फैक्टर बच्चों हमेशा सेम रहता है, रिएक्टेंट जितने भी होंगे सबका एन फैक्टर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से हमने इसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। एन फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया तो नॉर्मेलिटी भी आ जाएगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितना दिया, 1/10, एन फैक्टर हो गया 2, तो 1/5 नॉर्मल आंसर आ जाएगा, 1/5 नॉर्मल आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी भी रिएक्शन आपको दी हो तो आप देख लेना कितने H+ आयन या फिर कितने OH- आयन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी हिसाब से एन फैक्टर निकालना। फॉर्मूला देख के एन फैक्टर मत निकालना, ठीक है, नोट कर लीजिए।